गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमारे जो लास्ट लेक्चर में जो चल रहा था वो था अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। जो टॉपिक था नेटवर्क थ्योरम, ठीक है। इसमें जो अपनी थ्योरम चल रही थी वो थी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। इस थ्योरम की हमने बात की थी। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि जब लोड प्रतिबाधा तथा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों एक दूसरे की कॉन्जुगेट होती है तो उस स्थिति में परिपथ में जो स्रोत के द्वारा शक्ति का संचरण होता है वो अधिकतम होती है, ठीक है। हमने कल देखा था कि एक सोर्स था इक्विवेलेंट, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा थी जेड इक्विवेलेंट, ठीक है। और यहाँ पे ए और बी जो पॉइंट है इनके बीच में एक लोड प्रतिबाधा जेड एल लगी हुई थी, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पे प्रूव किया था कि जो जेड एल है, ठीक है ना, जेड एल आर इक्विवेलेंट आएगा जेड आर इक्विवेलेंट आएगा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना। जो जेड इक्विवेलेंट है ये है आर इक्विवेलेंट प्लस आएगा एक्स इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये जो जेड प्रतिबाधा थी, आंतरिक प्रतिबाधा थी सोर्स की, उसको हमने ये रिप्रेजेंट किया था। तो यदि ये जेड इक्विवेलेंट, ठीक है ना, और ये है आर एल प्लस आएगा एक्स एल, ठीक है ना, ये प्रतिबाधा थी। तो उसमें हमने कल ये प्रूव किया था कि यदि ये इसकी प्रतिबाधा, ठीक है ना, लोड की प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट के कॉन्जुगेट है, संयुग्मी है, तो परिपथ में या लोड से संचरित शक्ति अधिकतम होगी, ठीक है। इसके लिए कंडीशन क्या थी कि जो जेड इक्विवेलेंट है वो यहाँ प्लस की जगह क्या होना चाहिए माइनस। कॉन्जुगेट होने के लिए ये प्लस है तो ये माइनस होगा, और यदि ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ठीक है ना। ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट होने चाहिए, ठीक है। ये तो हमने कल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के अंदर किया था, ठीक है। आज इसकी एक उप प्रमेय है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उप प्रमेय, ठीक है ना। इसके उप प्रमेय है। उप प्रमेय में ये क्या कह रहा है, क्या बताना चाह रहा है कि जो जेड एल की जो लोड प्रतिबाधा है, लोड प्रतिबाधा, ठीक है, इसमें एक ये आर एल है और एक ये एक्स एल है, ठीक है ना। तो जेड एल इक्वल टू आर एल प्लस आएगा एक्स एल, ठीक है। और इसका जो परिमाण है, ठीक है ना, परिमाण है मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वो कितना होगा रूट आर एल स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ये होता है इसका परिमाण, ठीक है। और इसका जो एंगल है, ठीक है ना, टेन थीटा, इसका जो कोण है टेन थीटा, वो ये होता है एक्स एल अपॉन आर एल। तो ये तो है कोण और ये है परिमाण, ठीक है ना। ये यदि आपने ये सर्किट पढ़े हो, रेजिस्टेंस, जिसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बारे में आपने इस सर्किट का कभी एनालिसिस किया हुआ हो तो इसमें हम एक प्रतिबाधा निकालते हैं जेड, ठीक है ना। जो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक ना। जहाँ पे ये एक्स जो होता है, ठीक है, ये प्रतिघात होती है, और ये जो कैपेसिटर
और जो प्रेरक है, ठीक है ना, इनका जो प्रतिरोध है उसको ये रिप्रेजेंट करता है ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल, ठीक है ना। ये ओमेगा सी प्रतिरोध है इस कैपेसिटर का, ठीक है ना, और 1 अपॉन ओमेगा एल जो प्रतिरोध है वो है एल का। तो इसको हम यहाँ पे यदि निर्देश तंत्र के अंदर एक डायग्राम के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ये इधर आर एल होता है, ठीक है ना, ये आर एल मतलब रेजिस्टेंस होता है, एल इसलिए लगा दिया ये लोड में प्रोवाइड हो रही है, ठीक है ना, लोड के लिए मैंने ये आर एल ले लिया, ठीक है। और ये जो है इधर ये ओमेगा सी होता है, ठीक है, और ये इधर ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा एल होता है। तो इसको भी हम इधर लेते हैं, ठीक है ना, ये इस डायरेक्शन में है, तो इसको भी इस डायरेक्शन में लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 1 माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। तो ये जो दोनों मिलके जो रिजल्टेंट बनाते हैं ये एक्स, ये है ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। तो ये एक्स और ये आर एल, ठीक है ना, इसको भी एल ले लो आप, इसको भी एल ले लो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनाइए, रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है ना। तो मैं अब इसको ये लिख रहा हूँ सिर्फ एक्स है, ये रिजल्टेंट ये होगा। तो इस रिजल्टेंट को हम प्रतिबाधा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये प्रतिबाधा क्या होती है, देखो ये सेम यही वेक्टर है, ये x ये y ये r वेक्टर को आप क्या लिखते हो, ठीक है ना। बट ये यहाँ पे क्या है, ये सम्मिश्र रूप में लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप ये पढ़े हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, जिसमें z को हम क्या लिखते हैं x प्लस आयोटा y, ठीक है ना, x प्लस आयोटा y। तो यहाँ पे ये इसको आप z ले लो, r ना रिप्रेजेंट करके कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है ना, z ले लो, तो z ये x प्लस आयोटा y, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट ये होता है। और जो ये जो थीटा है इससे ये थीटा एंगल बनाता है, ठीक है ना, एक्स एक्स से ये रिजल्टेंट। तो यहाँ पे यदि z का जो एंगल निकाला जाए tan थीटा, तो ये क्या होता है, ये y अपॉन x मिलता है, ठीक है ना, ये कितना मिलता है y अपॉन x मिलता है। और जो इसका मैग्नीट्यूड है z का वो कितना मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो मैं ये इतनी चीजें सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, ठीक है। लेकिन फिर मैंने देखा पर ये इनमें कंफ्यूज हो जाएंगे, पता नहीं किसी को पता हो या नहीं हो, मैं तुम्हें यहीं से करवाने वाला था एक बार तो डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये कितना हो गया, ये हो जाता है, ये इसका यूज करके आप ये जेड है, ये जो जेड है, ठीक है ना, जेड एल इसकी प्रतिबाधा के लिए जेड एल को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर एल प्लस आयोटा एक्स एल, ठीक है ना, जो कि हम ऑलरेडी ये लिखते आ रहे हैं, ठीक है, ये लिखते आ रहे हैं आर एल प्लस आयोटा एक्स एल, ठीक है, ये है रिजल्टेंट। और ये जो थीटा एंगल हो गया tan थीटा, तो ये y अपॉन x, यहाँ पे y क्या है xl है, ठीक ना, y डायरेक्शन में xl है, और x क्या है ये rl है, तो xl अपॉन rl, ठीक है, xl अपॉन rl। तो ये तो हो गया कोण इस जेड का, ठीक है, इस प्रतिबाधा का ये तो हो गया कोण। और मैग्नीट्यूड ये हो गया आपका जेड एल इक्वल टू, ठीक है, रूट आर एल स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, ठीक है ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये कोण हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। तो इतना ये समझ में आया होगा आपको कि जेड एल का कोण क्या होता है, जेड एल का इस प्रतिबाधा का, ठीक है ना, कोण क्या है, तो कोण क्या है एक्स एल अपॉन आर एल का अनुपात, ठीक है ना, एक्स एल अपॉन आर एल का
अनुपात, ठीक है। वो परिमाण क्या है, मैग्नीट्यूड RL स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यदि ये इतना समझ में आ गया तो मैं अब आगे चल रहा हूँ, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे प्रमेय की। हटा देता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको हम इस पक्के ले लेते हैं। तो ऊपर में ये जो है क्या कहता है कि यदि ये जो ZL है, ठीक ना, ZL का एक तो कौन है, एक परिमाण है कि यदि ZL के कोण में, ठीक ना, इस थीटा के अंदर यदि ZL के कोण में कोई परिवर्तन न करके इसके सिर्फ परिमाण में, ठीक ना, परिमाण में परिवर्तन किया जाए तो क्या होगा, तो ZL का जो परिमाण है वो ये जो है Z इक्विवेलेंट के परिमाण के बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या कहती है, ऊपर में का कथन क्या है, यदि लोड प्रतिबाधा ZL के इधर लिख देता हूँ, ZL के कोण में कोई परिवर्तन, ZL के कोण में कोई परिवर्तन न करके सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन किया जाए तो, ठीक है ना, सिर्फ उसके परिमाण में परिवर्तन किया जाए तो, ये कौन है, ये परिमाण है, इस परिमाण में परिवर्तन किया जाए तो लोड प्रतिबाधा का परिमाण, ठीक है ना, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा के परिमाण के बराबर होगा, अर्थात ZL इक्वल टू Z इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कथन क्या है कि लोड प्रतिबाधा जो ZL है उसके कोण में कोई परिवर्तन ना करके, कोण जो थीटा है, ठीक है ना, थीटा फिक्स लेना है, इसके परिमाण में कोई परिवर्तन न करके सिर्फ कोण परिवर्तन न करके परिमाण में परिवर्तन किया जाए तो ये ZL का परिमाण और Z इक्विवेलेंट का परिमाण दोनों समान रहते हैं, बराबर रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज देखना, इसको मैं हटा रहा हूँ। मैंने अभी ये चीज लिखी है, ये XL है, ये RL है, ठीक है ना, और ये ZL है, ठीक है, ये ZL है। तो यहाँ पे हम ZL, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये थीटा एंगल है, इसको कोई चेंज नहीं करना है, थीटा फिक्स रहेगा, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में चेंज करना है। तो मैग्नीट्यूड में चेंज करेंगे तो देखिए इसको हम, इसका जो RL कंपोनेंट है, ये ZL क्या होता है, ZL RL प्लस आएगा XL, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये होगा
ठीक है, आर एल प्लस आएगा एक्स एल, ठीक है। तो इसका जो आर एल कंपोनेंट है, ये आर एल कंपोनेंट ये कितना होगा, तो ये जेड एल है, ठीक है ना। ये भी हमको जेड एल गिवन है, तो जेड एल का मैग्नीट्यूड और इसका ये cos थीटा कंपोनेंट, ठीक है ना, इसका ये कंपोनेंट, और ये एक्स एल कितना होगा, एक्स एल, ठीक है ना। तो इसका ये वाला कंपोनेंट एक्स एल इस कंपोनेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये तो एक्स एल, तो ये मैग्नीट्यूड जेड एल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और साइन थीटा, ठीक है, ये साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेड एल को कि जेड एल कॉस थीटा प्लस ये मैग्नीट्यूड जेड एल साइन थीटा, ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब बस इसी को लेके आगे इसको सोल्व करना, क्वेश्चन का पता चल गया, इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, अतः, ठीक है, अतः परिपथ, अतः परिपथ में, अतः परिपथ में प्रवाहित शक्ति संचरण परिपथ में, अतः परिपथ में, थोड़ा सा में ठीक तरीके से लिख लो, ठीक है। तो प्रमेय हो गई, इसको प्रूव करने के लिए परिपथ में प्रवाहित की जगह लिख लो, अतः परिपथ में संचरित शक्ति होगी, ठीक ना। कितनी होती है, P इक्वल टू, शक्ति क्या होती है, आई स्क्वायर आर एल, ठीक ना, P स्क्वायर आई स्क्वायर आर एल, और फिर हमने आई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, ठीक ना। लास्ट लेक्चर में हमने आई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, ये यहाँ पे जो हमने अभी परिपथ बनाया था ना, इक्विवेलेंट जेड इक्विवेलेंट जेड एल, उससे भी आप लिख सकते हैं कि उसमें आई करंट फ्लो हो रही है, तो ये आई कितनी होती है करंट, आई इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, और जेड इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो क्या थी, आर इक्विवेलेंट प्लस आएगा एक्स इक्विवेलेंट। सिमिलरली यहाँ पे जेड एल की वैल्यू थी, ठीक है ना, आर एल प्लस आएगा, आर एल प्लस आएगा एक्स एल, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा आगे पीछे करके लिखा था, आइडा करने लिया था, तो मैं इसको ये लिख रहा हूँ कि आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल, ठीक है ना, इसको सोल्व किया था, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल प्लस आएगा एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल, ठीक ना, ये लिखा था, ये आई की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और फिर आई स्क्वायर किया था, आई स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हुआ, और इस कंप्लीट का स्क्वायर किया था, ठीक है। तो कंप्लीट का स्क्वायर किया था, तो हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, ये आएगा हट गया था, ठीक है ना, और ये स्क्वायर होके ये प्लस और ये स्क्वायर हो गया था, ठीक है ना। आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस आर एल इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई थी P इक्वल टू आर एल। शायद ये मैंने ये थोड़ा सा इसलिए करवाया है कि थोड़ा रिवाइज हो जाए, आप में पीछे का याद नहीं है, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कर सको। ओके, तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल, आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, तो जेड, ये जेड एल है, ठीक है। तो इस जो पावर है, पावर, इसको हमको इसकी फॉर्म में लिखना है, ठीक है, कंपोनेंट्स की फॉर्म में, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, हमने भी क्या बोला है कि जो जेड एल जो
लोड प्रतिबाधा है इसके कोण में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना, थीटा में कोई परिवर्तन नहीं है, तो यहाँ पे साइन थीटा कोस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ हम जेड एल जो मैग्नीट्यूड है मैग्नीट्यूड में हम परिवर्तन कर रहे हैं यहाँ पे। तो जब जेड जो लोड प्रतिबाधा है लोड प्रतिबाधा के मैग्नीट्यूड में हम चेंज करते हैं तो हमारी पावर क्या होगी, और इस पे हम ये जो अभी अभी हमने बोला है, ठीक है ना, इसको अप्लाई करें तो क्या हमारे पास जेड एल मैग्नीट्यूड इक्वल टू जेड इक्विवेलेंट प्राप्त होता है क्या, ये हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रखिए आर एल, तो यहाँ पे आर एल की वैल्यू क्या है, ये है, ठीक है ना, आर एल की वैल्यू ये कंपोनेंट है आर एल का, ठीक है ना, आर एल ये कंपोनेंट है, और फिर ये आएगा सॉरी ये आएगा, और एक्सएल ये है, ठीक है ना, एक्सएल ये है। तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा P इक्वल टू इक्विवेलेंट स्क्वायर आर एल क्या है, जेड एल कोस थीटा अपॉन ये आर इक्विवेलेंट प्लस दिख रहा है ना यहाँ पे आर इक्विवेलेंट प्लस आर एल क्या है, ये जेड एल कोस थीटा, ठीक है, ये स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल, ये क्या है, तो एक्स इक्विवेलेंट प्लस एक्स एल की वैल्यू ये है जेड एल साइन थीटा, जेड एल का मैग्नीट्यूड और ये साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये है। तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए ठीक है, तो अधिकतम अतः अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में, ठीक है ना, अधिकतम शक्ति संचरण की अवस्था में क्या होगा, dP अपॉन डी जेड एल, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा और भी ज्यादा कि हम यहाँ पे जेड एल को वेरी कर रहे हैं, ठीक है, परिवर्तित कर रहे हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग हम P में बदलाव देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये P आपका ये गिवन है, और हम इसका जेड एल के करस्पॉन्डिंग क्या है सब ये अवकलन करेंगे, तो क्या मिलेगा हमको, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए डी अपॉन डी जेड एल इक्विवेलेंट जेड एल कॉस थीटा अपॉन आर इक्विवेलेंट प्लस जेड एल कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस एक्स इक्विवेलेंट प्लस जेड एल साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये जो वैल्यू है स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको ये लगा दो, ठीक है ना, इक्वल टू 0, तो आप इसका डेरिवेटिव करोगे अवकलन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो ये डेरिवेटिव आप करना, ठीक है, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, लेकिन इजी है, हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप करना, और मैं यहाँ पे इसकी थोड़ी डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, तो 2 स्टेप आगे की, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करना है, सबको पता है, और जो डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आर इक्विवेलेंट स्क्वायर प्लस जेड इक्विवेलेंट स्क्वायर माइनस जेड एल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। इसका आप इंटीग्रल का सॉरी डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करके इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है ना, मॉडिफाई करोगे, तो आपके पास लास्ट में एक ये रिजल्ट आएगा, ठीक है
है ना, आर इक्वलेंट स्क्वायर प्लस जेड इक्वलेंट माइनस जेड आई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट से देखो क्या मिल रहा है आपको, जेड एल स्क्वायर इक्वल टू, इनको हम इधर ले लेते हैं आर इक्वलेंट स्क्वायर प्लस सॉरी जेड इक्वलेंट में एक्स इक्वलेंट, ठीक है, यहाँ पे एक्स इक्वलेंट, ठीक है, जेड इक्वलेंट तो है ये इस पूरे टर्म में, ये एक्स इक्वलेंट होगा, एक्स इक्वलेंट स्क्वायर, यहाँ से जो परिमाण है जेड एल इक्वल टू ये मिलेगा आपको आर इक्वलेंट स्क्वायर प्लस एक्स इक्वलेंट स्क्वायर, और ये किसका परिमाण है, ठीक है ना, ये किसका परिमाण है, ये है जेड इक्वलेंट का परिमाण, तो यहाँ से जेड एल इक्वल टू जेड इक्वलेंट, ठीक है, और यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है, समझ गए होंगे, और ये भी समझ में आ गया होगा कोण क्या है, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड क्या है, ओके, तो इसको आप करना, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कंप्लीट हुई, ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल करवा देंगे जो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, इसमें इतना है, ओके।